नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मकता से क्या मतलब है, और हमने ये बात की थी कि कार्ल मार्क्स ने ये जो विचार था, द्वंद्वात्मकता का जो विचार था, वो हीगल से लिया था, जो कि कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती दर्शन शास्त्री थे। लेकिन जैसा कि कल हमने देखा, पिछली क्लास में देखा कि हीगल द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत विचारों पर लागू करते हैं और कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत पदार्थ पर लागू करते हैं। ये इसलिए है कि कार्ल मार्क्स भौतिकवादी दर्शन शास्त्री थे और हीगल विचारवादी दर्शन शास्त्री थे। हीगल आइडियलिस्टिक थे, जो विचार को सर्वोच्च मानते थे। वो ये मानते थे कि प्रकृति और सृष्टि का निर्माण विचार से हुआ है, और कार्ल मार्क्स उनके विपरीत मानते थे कि सृष्टि समाज का निर्माण भौतिक पदार्थ से हुआ है, जिसको हम आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स ने पद्धति तो द्वंद्वात्मक काम में ली, समाज और समाज का ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिए, लेकिन ये पद्धति केवल पद्धति ही हीगल से उधार ली। हीगल का विचारवादी दृष्टिकोण था, विचारवादी जो व्याख्या थी सृष्टि की, उसको कार्ल मार्क्स ने नकार दिया। इस तरह अब तक हमने दो चीज़ों को देखा कि भौतिकवाद क्या है, जिसकी चर्चा सबसे पहले हम वीडियो में कर चुके। फिर हमने देखा कि द्वंद्वात्मकता क्या है। आज हम बात करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो दोस्तों, आज हम उस बात पे आते हैं जहाँ पर इन बातों को, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए आवश्यक है कि हम उसके पहले की पृष्ठभूमि को देखें और इन दोनों शब्दों को, द्वंद्वात्मकता और भौतिकवाद, दोनों को अलग अलग देखें, जो कि व्याख्या आपने की थी और वो हमने देखा। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि विचार तो अदृश्य होते हैं। विचार कोई भौतिक रूप से नहीं पाए जाते। विचार का जब किसी चीज में क्रियान्वयन होता है तो ही वो कोई भौतिकवादी स्वरूप ग्रहण करता है। मान लीजिए, मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं, मेरे अंदर एक विचार है कि मैं एक पेंटिंग बनाऊं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाऊं। तो विचार है, मैं दूसरों को नहीं दिखा सकता जो मैं बनाना चाहता हूं, मैं उनको व्याख्या नहीं कर सकता। उसका अस्तित्व नहीं है, उसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व सिर्फ मेरे दिमाग में है, यानी विचार में है। लेकिन जब मैं उस पेंटिंग को कैनवास पे रंगों के साथ, ब्रश के साथ समय देकर बनाऊंगा, तो पेंटिंग का भौतिक अस्तित्व पैदा होगा। ठीक इसी तरह कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य एक भौतिक प्राणी है। हम मनुष्य को देख सकते हैं, हमारा एक भौतिक शारीरिक अस्तित्व है। हमें भूख लगती है, उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, क्रिया करते हैं, क्रियाओं को देखा जा सकता है। और हम क्रिया किस पे करते हैं? हम क्रिया प्रकृति के भौतिक चीज़ों पर करते हैं और अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि मनुष्य भौतिक रूप से अस्तित्ववान है, मनुष्य भौतिक प्राणी है, और जिस जगत में मनुष्य रहता है वो सब भौतिक अस्तित्व है उसका। और
प्राकृतिक संसाधन जो इस सृष्टि में उपलब्ध हैं, उन पर अपने श्रम द्वारा क्रिया करके वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। चाहे आवश्यकता भोजन की हो, चाहे आवश्यकता सुरक्षा की हो, चाहे आवश्यकता भावनात्मक हो, चाहे आवश्यकता पानी की हो, चाहे आवश्यकता मनोरंजन की हो, चाहे आवश्यकता शिक्षा की हो, और यहाँ तक कि चाहे आवश्यकता हमें धर्म की ही क्यों ना हो। अतः कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि ये जो द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत है, ये समाज और संस्कृति के भौतिकवादी स्वरूप पर लागू करके हम समाज की व्याख्या कर सकते हैं कि किस तरह समाज एक प्राचीन काल से किस तरह समाज एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अस्तित्व में आया, दूसरी से तीसरी में आया, तीसरी से चौथी में आया, चौथी से पांचवी में आया, और आगे किस तरह होता जाएगा। तो उन्होंने ये बात कही कि द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत ये कहता है कि समाज में जो प्राथमिक एक स्थिति थी, जिसको वो वाद कहते हैं, थीसिस कहते हैं, उसके अंदर ही उसके नकारात्मक या निषेधात्मक तत्व मौजूद थे। इसलिए उस वाद के खिलाफ प्रतिवाद पैदा हुआ। यानी वो एक स्थितियां थी जिनको वाद में मानते हैं, उन स्थितियों के खिलाफ विद्रोह पैदा हुआ, उन स्थितियों के खिलाफ एक निगेशन पैदा हुआ और नई चीज़ पैदा हुई, और दोनों में संघर्ष हुआ। यानी वाद और प्रतिवाद में संघर्ष हुआ, और वाद और प्रतिवाद में संघर्ष हुआ तो ये हमेशा जारी नहीं हो सकता। इसलिए एक स्थिति पर जाकर ऐतिहासिक समय के दौरान एक स्थिति पर जाके दोनों वाद और प्रतिवाद मिलकर संवाद अर्थात एक और नई स्थिति पैदा होती है, जो कि पहले वाली स्थितियों से उच्चतर स्थिति होती है। और इसी तरह समाज का उद्विकास विकास कार्ल मार्क्स ने समझाया है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने समाज की व्याख्या हीगल की तरह विचारवादी न करके भौतिकवादी की है, और भौतिकवादी व्याख्या में ये बताया है कि द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत के अनुसार समाज का ऐतिहासिक रूप से विकास होता आया है, और मनुष्य एक स्थिति में था, उसके बाद में उसी समाज में उसी स्थिति के विरुद्ध निषेधात्मक चीज़ें पैदा हुई, जो एक नया प्रतिवाद बना। फिर उनमें संघर्ष चलता रहा, कुछ समय बाद में इन दोनों में संवाद हुआ, फिर एक तीसरी नई स्थिति आई, और वो संवाद धीरे धीरे स्थापित हुआ समाज में वो परिस्थितियां स्थापित हुई, लेकिन वो भी लंबी नहीं चली। उन परिस्थितियों में भी, चाहे वो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कैसी भी परिस्थितियां थी, उनके अंदर भी उस परिस्थितियों के प्रति एक निषेधात्मक, एक निगेशन, एक प्रतिवाद पैदा हुआ। और फिर प्रतिवाद और वाद में फिर संघर्ष चलता रहा, और फिर इन दोनों के बीच में एक आगे जाके समय के अनुसार फिर संवाद हुआ। और यही कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है। हम फिर आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, इसके मुख्य तत्व क्या हैं और क्या चीज़ें परीक्षा में आ सकती हैं। बाकी डॉक्टर घनश्याम जी सैनी ने जो डाला है वो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, और सबको मैं ये गृह कार्य देता हूँ कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में लिख के आप मुझे इस पर एक निबंध लिखकर आप मुझे पोस्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।